हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे हैं। मैं हिमेंद्र रघुवंशी आज हमारे एग्रियान चैनल पर आपके लिए लेकर आया हूँ प्लांट पैथोलॉजी पार्ट 2 में वीट डिजीजेस। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अभी आने वाले एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बहुत शॉर्ट बनाया गया है और इसमें मेजरली उन्हीं डिजीज के बारे में डिस्कस किया गया है जो डिफरेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसमें हम वीट की डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो जो वीट में डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मेनली फंगस, बैक्टीरिया और वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फंगस होता है। क्यों? क्योंकि इससे होने वाले डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं और ये सबसे ज़्यादा सीरियस को नुकसान नुकसान पहुंचाते हैं। ये सामने लिस्ट प्रिपेयर की गई है, आप देखिए। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ये कहिए कि किस डिजीज के लिए पर्टिकुलर कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपके सामने लिखा गया है। तो चलिए वन बाय वन सभी को पढ़ते हैं। पहला है ब्लैक और स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट ऑफ व्हीट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पक्सिनिया रिकॉर्डेटा। उसी तरह येलो और स्ट्राइप रस्ट ऑफ व्हीट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। लूज स्मट ऑफ व्हीट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अस्टिलागो सेगेटम फॉर्मल स्पीसीज ट्रिटिसाई। नेक्स्ट वन, फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी। फूट रॉट ऑफ व्हीट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पीथियम ग्रेमिनिकोलम। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इरिसिफे ग्रेमिनिस फॉर्मल स्पीसीज ट्रिटिसाई। टेक ऑल डिजीज ऑफ व्हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल पैथोजन कौन है? गाउमेनोमाइसिस ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। नेक्स्ट वन, सिडलिंग ब्लाइट ऑफ व्हीट। रिस्पॉन्सिबल पैथोजन राइजोटोनिया सोलेनी। लीफ ब्लाइट ऑफ व्हीट किससे होता है? अल्टरनेरिया ट्रिटिसियाना फंगस से। ये तीनों जो आप पॉइंट देख रहे हैं सेम कलर से मेंशन किया गया है। ये तीनों एक्चुअली टाइप ऑफ बर्ड्स हैं। पहला कौन सा है? रफ स्पोर्ड और स्टिंकिंग स्मट ऑफ व्हीट। इसके लिए कौन है पैथोजन रिस्पॉन्सिबल? टेलिसिया कैरिस। नेक्स्ट वन, स्मूथ स्पोर्ड बंट ऑफ व्हीट। रिस्पॉन्सिबल पैथोजन या फंगस कह लीजिए, टेलेसिया फोएटिडा। लास्ट वन, करनाल बंट ऑफ व्हीट। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? नेवोसिया इंडिका। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेम बैक्टीरियल डिजीज एंड देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें टुंडू और येलो ईयर रॉट ऑफ व्हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है रेथाइवेक्टर ट्रिटिसाई। ये क्लेविवेक्टर का ही नया नाम दिया गया है, रेथाइवेक्टर ट्रिटिसाई। बट अभी भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें ऑप्शन में क्लेविवेक्टर ही दिया जाता है। बाई चांस अगर वो रेथाइवेक्टर रख देते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये किसका नाम है, या अगर आप दोनों याद रखते हैं तो और अच्छी बात है। आगे चलते हैं। ब्लैक चाफ ऑफ व्हीट, ये किससे होता है? ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से। फॉर्मल स्पीसीज अंड्यूलोसम। थर्ड क्या है? बैक्टीरियल स्ट्रीक ऑफ व्हीट। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन सा है? ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। फॉर्मल स्पीसीज ट्रांसल्यूसेंस। बैक्टीरियल नोड ऑफ व्हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल स्यूडोमोनास सारेंजी। फॉर्मल स्पीसीज जेपोनिका। लास्ट वन, पिंक सीड डिजीज ऑफ व्हीट। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? इर्विनिया रेपोंटिसी। आगे बढ़ते हैं। वायरल डिजीजेस एंड देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो पहला डिजीज कौन सा है वायरस से होने वाला? व्हीट स्ट्रीक मोजाइक। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस व्हीट स्ट्रीक मोजाइक वायरस। जो डिजीज उसी से रिलेटेड वायरस के नाम। ये सिंपल ट्रिक है इसका याद करने का। नेक्स्ट, स्पिंडल स्ट्रीक मोजाइक। रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म व्हीट स्पिंडल स्ट्रीक मोजाइक वायरस। व्हीट डॉर्फ किससे होता है? व्हीट डॉर्फ वायरस से। व्हीट मोजाइक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? व्हीट मोजाइक वायरस। व्हीट स्ट्रेट मोजाइक के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस व्हीट स्ट्रेट मोजाइक वायरस। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लिया जाए फंगल डिजीजेस को। उसमें भी पहले हम रस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रस्ट का अगर बैकग्राउंड देखें तो पता चलता है कि ये फाइलम बेसिडियोमाइकोटा का है, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरेडिनेस, या अब कह लीजिए ऑर्डर पक्सिनेरियस भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, और पक्सिनोमाइसिटीज भी लिख दिया गया रहता है क्लास में। तो आप या तो नया क्लासिफिकेशन देखिए या पुराना। आगे बढ़ते हैं। न्यूरेस, इसका
जो नया रेस खोजा गया है पक्सिनिया ग्रामिनेस्टेटिसा, इस पर्टिकुलर पैथोजन का जो नया रेस खोजा गया वो है UG99। इसे युगांडा से खोजा गया 1999 में, इसलिए इसका नाम UG99 रख दिया गया। रेस क्या होता है? रेस एक्चुअली किसी पर्टिकुलर पैथोजन में जब दो या दो से ज्यादा सब ग्रुप या बायोटाइप्स पाए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की या तो वैरायटी की, तो उनके बीच में डिफरेंस कैसे है, क्या डिफरेंस है, किस चीज को लेकर के इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो उसमें हम उसकी वायरुलेंस कैपेसिटी देखते हैं या उसके सिम्टम्स एक्सप्रेशंस देखते हैं। जैसे किसी का सिम्टम्स लीफ पे ज्यादा है तो किसी का स्टेम पे ज्यादा है, उसी एक पर्टिकुलर पैथोजन की स्पीसीज में दो या दो से ज्यादा जब रेसेस दिखते हैं तब। तो इस बेसिस पे जब हम डिफ्रेंशिएट किसी को करना रहता है तो हम उसको रेस से डिनोट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। ये कब दिखता है? ये फरवरी से अप्रैल के बीच में दिखता है और ये प्लेन एरिया में ज्यादा दिखते हैं। इसे लेट रस्ट कहते हैं। ये लेट रस्ट क्यों? क्योंकि जब वीट का सीजन एंड होने वाला रहता है, ये समझ लीजिए जब हार्वेस्टिंग से थोड़ा एक दो महीने पहले, उस टाइम पे ये जो पैथोजेंस हैं ये दिखते हैं। ये कैसे हैं? ये मैक्रोसाइक्लिक होते हैं। मैक्रोसाइक्लिक कहने का मतलब कि इसमें 5 टाइप के जो स्पोर्स हैं वो पांचों स्पोर्स इसमें दिखते हैं, पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मैक्रोसाइक्लिक कहते हैं। वो 5 स्पोर्स कौन कौन से होते हैं एक बार रिकॉल कर लीजिए। जैसे टाइप 0 स्पर्मेसिया, या जिसे पिक्नियोस्पोर्स कहते हैं। टाइप 1 एक्सियोस्पोर्स। टाइप 2 इरेडिनियोस्पोर। टाइप 3 टेलियोस्पोर। टाइप 4 बेसिडियोस्पोर। तो ये पांचों स्पोर जब किसी एक पर्टिकुलर पैथोजेंस में पाए जाए या रस्ट फंजाई के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन, तो उसे हम मैक्रोसाइक्लिक कहते हैं। हेट्रोसियस क्यों कहते हैं? हेट्रोसियस वो होते हैं या वो रस्ट जो पर्टिकुलरली एक होस्ट पे डिपेंड ना होकर के एक से ज्यादा होस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो उसे हम हेट्रोसियस रस्ट कहते हैं। जैसे इसमें ब्लैक स्टेम रस्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे कि इसका एक प्राइमरी होस्ट होता है जो कि वीट है, और इसका जो अल्टरनेट होस्ट होता है वो है बारबेरी और महोनिया। तो इसलिए इसको हेट्रोसियस रस्ट कहते हैं। ये हेट्रोसियस नेचर सबसे पहले खोजने वाले एंटोन डिवेरी थे, साइंटिस्ट। आगे बढ़ते हैं। यूरोडोस्पोर स्प्रेड द इन्फेक्शन। जो 5 स्पोर्स पाए जाते हैं इसमें, उनमें से यूरोडोस्पोर जो होता है वो इन्फेक्शन को फैलाने का काम करता है। ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है खुद, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन को फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सियोस्पोर प्रोड्यूस ऑन बारबेरीज। ये बारबेरी क्या है? एक ये स्रब वीड है जो कि हिल एरिया में पाया जाता है, उसके ऊपर ये एक्सियोस्पोर पाए जाते हैं और ये उसी बारबेरी लीफ को इन्फेक्ट करते हैं। कैसे इन्फेक्ट करते हैं? ये जो लीफ का स्टोमेटा होता है उसके थ्रू ये लीफ में इंटर कर जाते हैं, ठीक है। फिर वहां पे जाकर ये पुस्ट्यूल्स का फॉर्मेशन होता है वहां पे। पुस्ट्यूल्स मतलब स्पोर का स्पोर मास, उसे पुस्ट्यूल्स कहते हैं या सोरस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फेवरेबल क्लाइमेट इसके लिए क्या है कि हॉट डेज होने चाहिए, अप्रॉक्स 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए दिन में, और रात में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और जो लीफ है उस पर मॉइस्चर प्रेजेंट हो, मतलब लीफ थोड़ी वेट हो, या तो वो ड्यू टू रेन हो सकता है या ड्यू टू ड्यू। आगे बढ़ते हैं सिम्टम्स पे। तो इसका सिम्टम्स मेनली स्टेम पे ही दिखेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि स्टेम रस्ट है, तो इनका नाम ही इसी बेसिस पे दिया गया है कि इसके सबसे ज्यादा सिम्टम्स जहाँ जिस प्लांट के पार्ट पे दिखते हैं उसी से रिलेटेड इनका नाम दिया गया। तो ये स्टेम रस्ट है, तो मोस्ट कॉमनली ये स्टेम पे दिखते हैं। रेयरली ये लीफ सीथ या अपर और लोअर सरफेस के लीफ पे पाए जाते हैं। दूसरा, यूरेडियल पुस्टियोस। मैं इसी पुस्टियोस की बात कर रहा था, या सुराई की, जिसको सोरस भी कहते हैं। ये ओवल या स्पिंडल शेप के होते हैं और इनका कलर कैसा होता है? डार्क रेडिश ब्राउन, मतलब रस्टी अपीयरेंस होता है। रस्टी मतलब जैसे आयरन रॉड में जैसे जंग लग जाना, तो आप देखे ही होंगे उस तरह से रस्टी अपीयरेंस होता है पेड़ पौधों पे ही देखने में। यहाँ देखिए साइड में इसमें दिख रहा है रस्टी अपीयरेंस, उसी तरह से। और अगर आप इसको हाथ में लेके टच करेंगे तो आपको जैसे धूल या मिट्टी जब हाथों में लग जाती है तो उस तरह से आपको फील होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है? पुस्ट्यूल्स इरप्ट थ्रू द एपिडर्मिस ऑफ द होस्ट।
कहने का मतलब ये है कि जो होस्ट की लीफ है, उसकी जो एपिडर्मिस लेयर है, उसको ये जो पुस्ट्यूल्स हैं उसको फाड़कर ये बाहर निकलने लगते हैं। और क्या कह रहा है, एंड आर सराउंडेड बाय टैटर्ड होस्ट टिश्यूज। टैटर्ड मतलब फटे चीते, जो अगल बगल के जो टिश्यूज होते हैं जो फट जाते हैं इस पुस्ट्यूल्स जब इरप्ट होता है वहां से, तो अगल बगल के टिश्यूज जाहिर सी बात है फटेंगे ही, तो उनसे ये घिरा हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिजीज है हमारी ब्राउन और लीफ रस्ट। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पक्सिनिया रिकॉर्डेटा होता है। ये ब्लैक रस्ट से पहले दिखता है और इसका अल्टरनेट होस्ट है थैलिक्ट्रम या आइसोपायरॉन। इन ये दोनों इसके अल्टरनेट होस्ट हैं। पिक्निया और एक्सियोस्पोर ये अल्टरनेट होस्ट पे पाए जाते हैं। सेम ब्लैक रस्ट में भी वो भी अल्टरनेट होस्ट पे पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस ये है कि पिक्निया और एक्सियोस्पोर ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये हमारे देश में नहीं मिलते हैं। आगे सिम्टम्स डिस्कस करते हैं। ये कब अपीयर होते हैं, जनवरी में। और कहाँ अटैक करते हैं, ये अटैक करते हैं लीफ के लेमिना पर सबसे पहले। उसके बाद रेयरली द लीफ सीड एंड वेरी रेयरली द स्टेम। सबसे ज्यादा ये लीफ लेमिना पे अटैक करते हैं। उसके बाद कभी कभार लीफ सीड पे इनके सिम्टम्स दिख जाएंगे। बहुत रेयर केस में इनके सिम्टम स्टेम पे देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं यूरेडिया और टीलियोस्पोर्स की। तो यूरेडिया जो होता है इसका, वो छोटा होता है, ओवल होता है, राउंड शेप में होते हैं, और ये कभी लॉन्ग रोज में नहीं देखे जाते हैं। टीलिया कैसा होता है, टीलिया बहुत ही रेयरली पाया जाता है। ऐसे टीलिया जल्दी इसमें मिलते नहीं है। अगर पाए भी जाते हैं तो लीफ का जो नीचे वाली सरफेस है उसी पे ये पाए जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है पिक्नियल और एक्सियल स्टेज नॉट रिपोर्टेड इन इंडिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया गया है कि ब्राउन रस्ट के कौन सी स्पोर्स इंडिया में नहीं पाए जाते। तो याद रखिएगा कौन सी स्पोर्स हैं, पिक्नियल और एक्सियल स्टेज, ये दोनों नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। येलो और स्ट्राइप रस्ट। कॉजल ऑर्गेनिज्म पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस, इसको सीथ रस्ट भी कहते हैं। और इसका अल्टरनेट होस्ट अभी तक नहीं पता किया जा सका है। ये कब दिखते हैं, दिसंबर से जनवरी के बीच में दिखते हैं, इसलिए इसको अर्ली रस्ट कहते हैं। तो हमारा लेट रस्ट कौन सा था, ब्लैक रस्ट, और ये अर्ली रस्ट है। सिम्टम्स डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है ब्राइट येलो कलर की ये दिखते हैं, देखने में ये ब्राइट येलो कलर के होते हैं। पिन हेड लाइक यूरेडिया जो होते हैं, जो रेडियस स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पिन हेड लाइक होते हैं। और कहाँ अरेंज होते हैं, ये लीफ के ऊपर लंबी लंबी धारियों की तरह, जैसे धारी बनी हो पत्तियों के ऊपर लंबी लंबी, उस तरह से ये दिखते हैं। यहाँ साइड में आप देखिए सिम्टम्स में आपको लंबी लंबी धारियां दिखेंगी ब्राइट येलो कलर की। ये सभी जो हैं ये रेडियो स्पोर्स की हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है येलो रस्ट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीफ लेमिना आर मोर सीवियरली अटैक। सबसे ज्यादा कहाँ अटैक करते हैं ये, लीफ के लेमिना पर। लास्ट पॉइंट, टीलिया अपीयर्स एट द एंड ऑफ द सीजन। जब वीट का जो सीजन का जो आखिरी मंथ होता है उस टाइम टीलिया देखने को मिलते हैं। और वो कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं और लीफ के लोअर सरफेस पे देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट, रस्ट के मैनेजमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई है चीज तो वो है कल्चरल प्रैक्टिसेस। उसमें हम क्या कर सकते हैं, अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज का यूज करिए। दूसरा, आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जैसे यूरिया वगैरह का बहुत कम यूज करिए। ऑप्टिमम क्वांटिटी में ही यूरिया फर्टिलाइजर्स और जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं उनका यूज करना चाहिए। थर्ड है मिक्स क्रॉपिंग करनी चाहिए, मतलब कि एक से ज्यादा कल्टीवर्स का आप यूज करिए या एक से ज्यादा वेराइटीज आप यूज करिए। और वो वेराइटीज कैसी होनी चाहिए, रेजिस्टेंट वेराइटी होनी चाहिए। जैसे PBW343, लर्मा रोजो, सफेद लर्मा सोनालिका, ये सभी रेजिस्टेंस कल्टीवर हैं रस्ट के लिए। और इसका जो केमिकल कंट्रोल अगर हमें करना हो तो सल्फर टेस्टिंग से करेंगे। उसके लिए अमाउंट कितना होना चाहिए, 35 to 40 kg पर हेक्टेयर। और अगर हम मैंकोजेब यूज कर रहे हैं तो इसका अमाउंट होगा 2 ग्राम पर लीटर। मैंकोजेब देखिए, मैंकोजेब M45 के नाम से मिलता है मार्केट में। मैक्स, ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है।
आगे बढ़ते हैं। चौथी डिजीज कौन सी है? लूज स्मट ऑफ व्हीट। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट कैसा है? ये एक इंटरनल बॉन्ड है या एक्सटर्नल बॉन्ड है? कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लूज स्मट ऑफ व्हीट इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट इंटरनल सीड बॉन्ड डिजीज होता है, और एक्सटर्नल सीड बॉन्ड जो डिजीज है व्हीट का, वो स्टिंकिंग स्मट होता है, जो अभी मैं ऊपर बताया था टिलेसिया कैरीज से होता है या टिलेसिया फोर्टिडा से। स्टिंकिंग स्मट ऑफ व्हीट वो एक्सटर्नल सीड बॉन्ड होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल में जो डिफरेंस होता है वो किस चीज को लेकर होता है कि जो ये पैथोजन है, इसका माइसिलियम या ये कह लीजिए कि प्रोपिग्यूस कहाँ प्रेजेंट है, सीड के अगर अंदर प्रेजेंट है पैथोजन, तो उसे हम इंटरनली सीड बॉर्न कहते हैं। अगर वो सीड कोट के ऊपर प्रेजेंट है पैथोजन, तो उसे हम एक्सटर्नल सीड बॉर्न कहते हैं। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट कैसा होता है? इंटरनल सीड बॉर्न। आगे बढ़ते हैं। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये है अस्टिलागो न्यूडा प्रिमिटिव वैरायटी ट्रिटिसाई। इसके सिम्टम्स को हम देखते हैं। पहला क्या पॉइंट है? द इंटायर इन्फ्लोरेसेंस एक्सेप्ट द रैकिस इज रिप्लेस्ड बाय मासेस ऑफ स्मट स्पोर। पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वीट का, रैकिस के अलावा बाकी जितना इन्फ्लोरेसेंस पार्ट है सभी के सभी स्मट में कन्वर्ट हो जाता है। स्मट कैसा दिखता है? ब्लैक कलर का होता है, जैसे ब्लैक चारकोल दिख रहा है साइड में, आप देखिए पिक्चर में। इस तरह से ये ब्लैक कलर का पूरा रैकिस के अलावा बाकी जितने पोर्शन है सब स्मट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये कब अपीयर होता है? जब हेड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जब पौधे में हेड का फॉर्मेशन शुरू होता है, उसी टाइम पे ये डिजीज दिखती है। थर्ड पॉइंट, स्मटेड हेड इमर्जेस अर्लियर देन द हेल्दी। ये कह रहा है कि जो हमारा स्वस्थ पौधा होता है, उसकी तुलना में जिस पौधे में रोग लगा हुआ है, उससे जो हेड निकलता है वो जल्दी निकल जाता है। मतलब जिस प्लांट में डिजीज लगी होगी, उस प्लांट में हेड का फॉर्मेशन जल्दी होगा। यूजली ऑल स्पाइकलेट आर अफेक्टेड। जितने भी स्पाइकलेट होते हैं सभी इन्फेक्टेड रहते हैं। और स्मटेड कर्नल्स आर कवर्ड बाय ग्रे सिल्वर सिल्वर मेम्ब्रेन। जो कर्नल होते हैं, वीट के जो कर्नल्स होते हैं, उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है। और वो मेम्ब्रेन कैसी होती है? ग्रे सिल्वर कलर की वो मेम्ब्रेन होती है। विच सून बर्स्ट एंड रिलीज ब्लैक स्पोर मास। जो जल्द ही फट जाते हैं और उससे ब्लैक स्पोर मास बाहर निकलने लगता है। और हवा से जब ये कांटेक्ट में आते हैं, विंड से कांटेक्ट में जब ये आते हैं, तो ये दूर दूर तक फैलना शुरू कर देते हैं। एक दो तीन सिम्टम्स इसके यहाँ पे और हैं। द टीलियोस्पोर इन द सॉइल और ऑन सीड सरफेस डू नॉट कॉज इन्फेक्शन। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो टीलियोस्पोर सॉइल में प्रेजेंट होंगे या सीड के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, वो कभी भी इन्फेक्शन नहीं कॉज करते, मतलब कि उनसे डिजीज नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है? द टेलियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय क्लेमाइडोस्पोर। और जो टेलियोस्पोर्स हैं वो कैसे होते हैं? देखने में ये क्लेमाइडोस्पोर्स के जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको कई बार क्लेमाइडोस्पोर्स भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। देयर इज नो सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसमें कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता है। और ये डिजीज कैसी है? मोनोसाइक्लिक है। इस डिजीज के मैनेजमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिन 2 ग्राम पर केजी सीड। 1 केजी आप सीड में 2 ग्राम कार्बोक्सिन मिक्स करके आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका। आगे चलते हैं बंट डिजीज पे। तो जैसा कि मैंने बताया था वहां पे चार्ट में कि बंट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा? स्टिंकिंग बंट। किससे है? टेलेसिया कैरीज से। डॉर्फ या हिल बंट किससे? टेलेसिया फोर्टिडा से। कर्नाल बंट निबोसिया इंडिका से। इस निबोसिया इंडिका का जो नया नाम है वो है टेलेसिया इंडिका। तो ध्यान रखिएगा, टेलेसिया इंडिका भी लिख के आ सकता है क्वेश्चंस में। इस डिजीज को सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में। और किसने इसको खोजा था? मित्रा जी ने खोजा था 1931 में। करनाल बंट इज इंक्लूडेड एमंग द न्यू एंड इमर्जिंग डिजीज एट इंटरनेशनल लेवल। ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे, विश्व स्तर पर एक ये नई और उभरती हुई वीट की डिजीज है। और इसके लिए क्वारंटाइन का प्रोटोकॉल भी अब लागू किया जा चुका है कि अब आप इसको अब इंटरनेशनली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आगे इसके जो टेलियोस्पोर्स हैं, वो क्या है?
प्राइमरी इनोकुलम के सोर्स कहे जाते हैं, टेलियोस्पोर्स। प्राइमरी इनोकुलम कौन होते हैं? प्राइमरी इनोकुलम वो होते हैं जिससे कि हमारा प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। जो हमारे प्राइमरी इन्फेक्शन को कॉज करते हैं उसे हम प्राइमरी इनोकुलम कहते हैं, और वो कौन है? इस टेलियोस्पोर्स। और इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए टेलियोस्पोर के जर्मिनेशन के लिए? 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ये वो फंगस है, निवोसिया इंडिका कह लीजिए या टेलिसिया इंडिका, ये वीट की ओवरी को इन्फेक्ट करता है। और ये कैसा डिजीज है? ये भी मोनोसाइक्लिक डिजीज है, लूज स्मट की तरह। इसमें आप मैनेजमेंट में रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी यूज कर सकते हैं? HD29, HD30, HP1531। नेक्स्ट स्लाइड। बैक्टीरियल डिजीज पे आते हैं। बैक्टीरियल डिजीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारी है टुंडू और येलो ईयर रॉट ऑफ वीट। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? क्लेविबैक्टर ट्रिटिसाई, या जिसे रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई कहा जा रहा है, और दूसरा है निमेटोड एंगुइना ट्रिटिसाई। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जुरसाकिया एट अल, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1993 में एक नया जीनस बनाया, उसको इन्होंने रेथाइबैक्टर नाम दिया, और क्लेविबैक्टर के नाम को रीनेम कर दिया, किससे? रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई से। इस डिजीज को कुछ और अलग नामों से जाना जाता है, जैसे येलो स्लाइम रॉट और स्पाइक ब्लाइट। और इसे सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? पंजाब में। और खोजा किसने था? हचिंसन ने खोजा था 1970 में। निमेटोड गॉल्स, ये जो एंगुइना ट्रिटिसाई है, निमेटोड गॉल्स ऑफ एंगुइना ट्रिटिसाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरियम। ये जो निमेटोड है एंगुइना ट्रिटिसाई, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि बैक्टीरिया इसी के अंदर सर्वाइव करता है, और इस एंगुइना ट्रिटिसाई का जो लार्वा होता है वो डिजीज को इनिशिएट करता है। मतलब कि जो रोग है वो शुरुआत कौन करता है? एंगुइना ट्रिटिसाई का लार्वा शुरुआत करता है इस रोग को। और विंड और रेन, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो इसके लिए मोस्ट फेवरेबल होते हैं कि इनकी वजह से डिजीज हो सकती है। आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट पे। पहला पॉइंट है, एज सून एज द सिम्टम्स अपीयर द इन्फेक्टेड प्लांट शुड बी अपरूटेड एंड बर्न। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको जैसे ही ये फील्ड में दिखे कि हाँ आपका प्लांट जो है वो अफेक्टेड है, आपके पौधे में रोग लगा हुआ है, तो आप क्या करिए कि उस अपने फील्ड से उस इन्फेक्टेड प्लांट को जड़ सहित उखाड़ लीजिए और उसे जला दीजिए। सेकंड पॉइंट, सीड नॉट कंटेमिनेटेड विद निमेटोड गॉज। वो सीड जिसको निमेटोड ने इन्फेक्ट नहीं किया है, उसको क्या करना चाहिए? नॉन इन्फेक्टेड फील्ड में, मतलब कि उस फील्ड में जहां पे इन्फेक्शन ना हुआ हो, या उस फील्ड में जिसकी प्रीवियस क्रॉपिंग में वहां पे डिजीज ना पाई गई हो, आप उस फील्ड में उस नॉन कंटेमिनेटेड सीड को सो करिए। नेक्स्ट पॉइंट, सीड कैन बी मेड गॉल फ्री बाय सोकिंग देम इन ब्राइन सोल्यूशन। अब अगर आपके पास हेल्दी सीड नहीं है, अगर कंटेमिनेटेड सीड ही है, तो अगर आप उसको गॉल फ्री या अनइन्फेक्टेड बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि उसको आप ब्राइन सोल्यूशन में सोक करेंगे। फिर उसके बाद सोक करने के बाद ही आप उसकी सोइंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ट्रॉपिकल कंट्रीज द समर प्लॉविंग हेल्प टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड निमेटोड अकरिंग इन सॉइल बाय हीट एंड डेसिकेशन एंड दस रिड्यूस इंसिडेंस इन नेक्स्ट सीजन। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं वहाँ उस ट्रॉपिकल कंट्रीज में क्या किया जाता है? समर प्लॉइंग। जैसे अपने यहाँ समर प्लॉइंग जो की जाती है, इसीलिए की जाती है कि जब गर्मी में हम डीप समर प्लॉइंग कर देते हैं, तो जो बैक्टीरिया या निमेटोड की जो स्पोर्स हैं या निमेटोड वहां पाए गए हैं या बैक्टीरिया है, वो क्या होगा? वो हीट हीट से, जो सन रेज से जो हीट जनरेट होगी, उससे वो क्या करेंगे? वो खत्म हो जाएंगे या तो कम हो जाएंगे। तो उससे फायदा ये होगा कि हमारा जो नेक्स्ट सीजन आएगा सोइंग का, उसमें ये डिजीज होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। आगे बढ़ते हैं वायरल डिजीज पे। वायरल डिजीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है वो है वीट स्ट्रीक मोज़ेक वायरस, जो वीट स्ट्रीक मोज़ेक डिजीज कॉज करता है। और इस डिजीज को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? मैककिनी ने 1937 में। ये एक माइट ट्रांसमिटेड वायरस है। ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? वेक्टर कौन है इसका? माइट। और ये वायरस कैसा है? फिलामेंटस होते हैं।
और ये मोनोपार्टाइट है। मोनोपार्टाइट कहने का मतलब कि इसका जो जीनोम है या जो इसके न्यूक्लिक एसिड रहते हैं वो सिंगल पार्टिकल में होते हैं, पाए जाते हैं। अगर किसी वायरस का जो जीनोम है उसमें जो न्यूक्लिक एसिड है दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स में है, प्रेजेंट है उसके अंदर, तो उसे हम मल्टीपार्टाइट कहते हैं। और अगर सिंगल है तो उसे मोनोपार्टाइट। और ये इसका जीनोम कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसका जीनोम है। The virus is readily transmitted by mechanical inoculation of plant sap to many species in the Poaceae। फैमिली पोएसी में जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं उनमें ये कैसे ट्रांसमिट होता है, मैकेनिकली ये ट्रांसमिट होता है सैप के थ्रू। लेकिन ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट में इन्फेक्शन नहीं कॉज करता है। ये पॉइंट आप याद रखिए कि ये जो वायरस है वीट स्टिक मोज़ेक वायरस, ये कभी डाइकोटिलेडोनस प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करता है। और ये वीट की मैक्सिमम मोस्टली जो इतनी भी वेराइटी है वीट की उन सभी को ये इन्फेक्ट करता है। आगे, ट्रांसमिटेड बाय एडल्ट एंड ऑल निम्फल स्टेजेस ऑफ इरियोफाइट माइट। ये कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा जो इसको ट्रांसमिट करने वाला कौन है, ये जो ये है माइट, इसका जो एडल्ट है और ये निम्फल स्टेज, ये दोनों इस वायरस को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। और ये एसेरिया ट्यूलिप इसका एक साइंटिफिक नेम है। थैंक यू। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।